साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट ये है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको आप एएसआरबी बोलते हैं या आईसीआर बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको जब इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये है कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेट 2023 एसएमएस टी6 एंड एसटीओ एग्जामिनेशन 2023। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक ऐसा बात है या एक ऐसा वीडियो है जिसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ठीक है। तो एक एक चीज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस लिंक को अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे बात किया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कंबाइंड नोटिफिकेशन है, नेट 2023 के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, और जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर कि आपका जो नेट का एग्जामिनेशन होता है, पहली बात तो ये है कि आप इसको आईसीआर जेआरएफ से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों में मिसनॉमर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या एग्जाम है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये एग्जाम को आपको आईसीआर जेआरएफ से कंफ्यूज नहीं होना है। आईसीआर जेआरएफ एक अलग चीज है जहाँ पे आपको रिसर्च करने के लिए, जो कि आप पर्टिकुलर आप एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो उसके लिए एग्जाम होता है, और आपको एक स्टाइपेंड या कह सकते हैं कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, और देने वाली जो एजेंसी होती है वो आपकी आईसीएआर होती है। बट ये जो आईसीआर होती है, इसकी एक और बॉडी है जिसका नाम है एएसआरबी है। एएसआरबी का काम होता है कि ये, इसका पूरा नाम आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जो बेसिकली डायरेक्ट साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आपके लिए एग्जाम कराते हैं। जो भी इंटरव्यू है ये सारी जिम्मेदारी इनकी होती है, और इसी संदर्भ में इनकी एक जिम्मेदारी और होती है, नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नेट कैसा नेट एग्जाम है, हम तो सीएसआईआर नेट ही आज तक जानते थे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपका नेट का एग्जाम होता है जो कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराती है, और अभी मैं आपको एक ऑफिस लेटर भी दिखाऊंगा जहां पे इसको म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया जाता है सीएसआईआर आईसीआर वगैरह के द्वारा। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यानी कि सपोज दैट अगर कोई भी स्टूडेंट जिसका कोई और जेआरएफ क्लियर हुआ हो और आपको एपी बनने के लिए, यानी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट चाहिए होता है, तो बाय द वे अगर आपका सीएसआईआर नेट नहीं क्रैक हो रहा है तो आप ये एग्जाम जरूर दीजिए, और आपका एएसआरबी से अगर आपका नेट क्रैक हो जाता है तो आप इसको भी एज अ सीएसआईआर नेट के इक्विवेलेंट आप दिखा सकते हैं। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये पर्टिकुलर नेट जो होता है, इसके बेसिस पे जो आप एपी बनने की संभावना आपकी रहेगी वो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ज्यादा रहेगी। बट एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे ये चीज को आप म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को पता नहीं होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज आपको पता है, पता चल गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर नेट नाम की कोई एक ऐसी चीज जो सीएसआईआर के अलावा भी एग्जिस्ट करती है, और आप जिस तरीके से पढ़ाई के टच में है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ये सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके की आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये आप देख सकते हैं, एक लेटर है जहाँ पे ये बात बहुत ही क्लियरली लिखी गई है कि इक्विवेलेंस ऑफ नेट कंडक्टेड बाई एपीएससीज विद यूजीसी सीएसआईआर एंड आईसीआर, इस तरीके से ये पूरी नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यूनिवर्सिटीज रिगार्डिंग इक्विवेलेंस बिटवीन द नेट कंडक्टेड बाई यूजीसी सीएसआईआर एंड आईसीआर, इट मे बी नोटेड दैट द नेट कंडक्टेड बाई ऑल द थ्री बॉडीज इज म्यूचुअली रिकॉग्नाइज्ड। समझ रहे हैं। और ये इस लेटर का यहाँ पे प्रूफ लगाया गया है जो कि 2002 का लेटर है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये पूसा न्यू दिल्ली जो कि आईसीआर की एजेंसी है उसको यूजीसी ने लेटर भेजा है। समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो साफ साफ इसमें लिखा है। और इवन मैं आपको बताऊं कि इस सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड करेंगे ना, जब कल को अगर आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो सर्टिफिकेट में भी आपको ये लाइन लिख कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि आप अगर ये, पहली बात तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देना चाहिए। अगर नेट एग्जिस्ट करता है तो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ी जानकारी है तो आप इसको एज अ सीएसआईआर नेट के तरीके भी इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है।
तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि ये डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको डिटेल नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका ये डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आज 14 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन है, जिसमें आपकी बात की गई है कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेट 2023। हालांकि हम जो मेजर फोकस रहेंगे वो नेट पे रहेंगे। हालांकि जानते ही हैं कि आज के टाइम पर सारी पेपर कराने वाली एजेंसीज बहुत चालाक हैं, उनको 10 बार मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्स को एक में ही मर्ज करके कराते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं या फॉर्म भराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ आपके टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए भी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो ये साथ में ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आप पर्टिकुलर वो एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो ये एग्जाम आपका 22 मार्च 2023 से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपका एक्टिव होगा 10 बजे से। यानी कि आज 14 तारीख है, एक हफ्ते के बाद ये लिंक एक्टिव होगा। जब ये लिंक एक्टिव होगा उसकी भी सूचना आपको सर्वप्रथम इस चैनल पर दे दी जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या इसमें चीजें होने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 10 अप्रैल तक आपका खुला रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि बहुत जल्दबाजी भी कर दिया है इन्होंने, डेट आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हो सकता है। तो यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। और आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम किसके कैसे इसके लिए तैयारी करेंगे, क्या इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी, अभी हमारे सामने डीबीटी है, अभी हमारे सामने सीएसआईआर है, ये कौन सी कहानी आप लाके बता दिए हैं या क्या चीजें हैं। तो पहली बात, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उसका सिलेबस भी दिखाऊंगा, सारी चीजें आपको पता चलेगा, इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेरी आपकी दूर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजी समझ के जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तो दुनिया में सारी चीजें घूम फिर के वही रहती है। बट जब आप इस पेपर को देने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, जिस स्ट्रीम को आप सेलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स को रिवाइज करना रहेगा आपको। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी कहीं नहीं बदलेगी, वो चीजें याद रखिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, सेल बायोलॉजी, समझ रहे हैं, सेल सिग्नलिंग, यही सब चीजें घूम फिर के आपसे पूछी जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आपको क्रैश कोर्स की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको स्पेसिफिक बैच की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उतने चीजों को ईमानदारी से पढ़ेंगे और इवन जो मेरे कंटेंट अवेलेबल है, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ सेंटर्स के लिए एक आपका एनेक्सर दिया गया है। मान के चलिए आपको बहुत जगह, मतलब कई सारे स्टेट में आपको सेंटर मिल जाएगा। और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि कॉमन सी बात है, आजकल सीबीटी मोड ही सारे एग्जाम होते हैं। तो ये एग्जाम भी आपका सीबीटी मोड में होगा। यहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग अगर हम बात कर लें, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 1000 रुपए देखने को मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड ओबीसी के लिए 500 रुपए है नेट के लिए। अगर आप बाकी रिमेनिंग का भी फिल करते हैं तो उस तरीके से पैसे आपका बढ़ जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप विमेन्स कैंडिडेट हैं, यानी कि महिलाओं के लिए जो है, या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये जो पैसा है ये केवल 250 रुपए है। तो यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो सोचना ही नहीं है, ये फॉर्म जरूर आपको फिल करना है। और जो हमारे मेल स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी ये फॉर्म आपको जरूर फिल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेट मिलेगा, एक नया ज्ञान आपको मिलेगा, नई संस्था से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। आपके कहीं पर भी आप जाएंगे, समझ रहे हैं ना, कल को अगर आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको यूपीएचईएससी एग्जाम देना है असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस बनने के लिए, तो आप इस नेट को क्लेम कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब बाकी सामने वाली चीजें मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है, बट ये अगर कह सकते हैं ना कि अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो मेरे हिसाब से एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, एज अ सिंसियर स्टूडेंट, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि जो मोटी-मोटी इंपॉर्टेंट बात है, बाकी जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये पर्टिकुलर लिंक दी गई है, जहाँ पे वही एएसआरबी की वेबसाइट रहेगी, वहाँ पे ये फॉर्म इस पर्टिकुलर डेट को ओपन कर दी जाएगा। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने दिया है, जो कि इसका समझ लीजिएगा, कि द कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ देयर कैंडिडेचर एट द टाइम ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। The candidates in their own interest must satisfy themselves about the eligibility for the examination. In the event of ineligibility being detected by the board at any stage, including after declaration of the result, their candidature shall be cancelled and they shall be liable for legal action. कहने का मतलब ये है भैया कि आप कुछ भी बोल दो,
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे, जैसे कि आप देखते नहीं कि आप 10 तरीके के फॉर्म भरे होंगे, तो आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाया होगा, आपने 12th का लगाया होगा, अपना ग्रेजुएशन लगाया होगा, मास्टर्स लगाया होगा, अगर आप रिजल्ट अवेटेड में है तो आपने उसका भी सर्टिफिकेट लगाया होगा। यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। एएसआरबी में बस आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। आप जो भी कहेंगे वो एएसआरबी मान लेगा। अगर आप कहेंगे कि भैया मैं बॉटनी से एमएससी हूँ, एएसआरबी कहेगा बहुत बढ़िया, बॉटनी से एमएससी है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बता दोगे वो मान जाएगा। लेकिन अगर कल को आप अवार्ड लेटर के लिए जाएंगे या किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप अपनी क्या नाम है उम्मीदवारी को अगर आप प्रस्तुत करेंगे, वो एजेंसी वेरीफाई करेगी, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी जिस पर आप क्लेम करेंगे कि मैं यहाँ पे, मान लीजिए कल कोई एपी की वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तब वहां पे हो सकता है, या किसी भी स्टेज पे अगर उसका दिमाग घूम गया, उसने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लिया है एसआरबी ने, तो अलग बात है। बट आपको कोई भी चीज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वेरीफाई नहीं करेगा। आप जो भी बताएंगे, जिस कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो उस कैटेगरी से मान के आपको सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन जब आपको अवार्ड लेटर लेना होगा तो आपको वो चीजें प्रस्तुत करनी होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई लोड नहीं लेना है, आसानी के साथ ये फॉर्म आपको भर जाएगा। बाकी जब आप क्वालिफाई होंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है, आपको भारत सरकार का ऐप, एक डिजी लॉकर ऐप है, वहां पर आपको ये डाउनलोड मिल जाएगा आसानी के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस चीजों को डिटेल से पढ़िएगा। बाकी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स में आते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आपको आना होगा, नहीं तो फिर आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर एग्जाम पे अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आ रहा है कि जो सिलेबस सिलेबस जो है, किस किस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है, वो आपका सिलेबस इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि मैं आपको दिखाई ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इस एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे, तो यहाँ पर जब आप कॉलम में जाएंगे, मान लीजिए कि आपने ये नेट एआरएस पे आपने क्लिक किया, तो ये इस तरीके से ये आपका ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेबस नोटिस का कॉलम आएगा, या इसके अलावा अगर आप नेट एआरएस का सिलेबस यहाँ साइड में दिया हुआ है, इसको आप सिंपल सा ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन है। सबसे पहली बात आपको ये ओपन करना है और देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन आते हैं। तो जब आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो पहला कोड नंबर जो है ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इसमें आता है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी आता है, इस तरीके करके बहुत सारे यहाँ पे है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट पैथोलॉजी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट करके आपको दिया गया है। और यहाँ पे जो कोड नंबर है, सपोज दैट आपका कोड नंबर 1 है, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे अगर आप इस लिंक पर जाएंगे तो डिसिप्लिन नंबर 1 से 10 तक का ये सिलेबस है, 11 से 20 तक का ये सिलेबस है, 21 से 30 तक का ये सिलेबस है। तो सपोज दैट मैंने अगर 1 to 10 का मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे इस तरीके से आपको निकल कर आएगा, जो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक का। अब आप ये बता दीजिए कि क्या इसके लिए आपको कुछ अलग पढ़ने की आवश्यकता है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिक बायोलॉजी, किसी भी एग्जाम में आप इतना ही तो पढ़ते हैं कि और कुछ पढ़ते हैं? इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स है, एंजाइमोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जीन एक्सप्रेशन है, इस तरीके से आपको टेक्निक्स मिल जाएगा। तो मोर और लेस घूम फिर के चीजें वही रहने वाली है, कोई ब्रॉड चेंज नहीं होने वाला है। बाकी इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए कि आप एंटोमोलॉजी से अगर आप भरते हैं तो वो उसका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, सिलेबस के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन अब आपके जहन में नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज और निकल कर आती है, उसके रिगार्डिंग भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो वही बात इन्होंने बताई है। बाकी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये सारे इन्फॉर्मेशन को रखिएगा कि आपको आप नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों को, ये सेंटर की लिस्ट दी गई है, कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको एक सेंटर यहाँ पे केवल देखने को मिल रहा है, लखनऊ में ही केवल सेंटर मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, मतलब मोर और लेस है सेंटर। और सॉरी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको ये वाराणसी भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सेंटर्स अवेलेबल है, बरेली सेंटर है, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल है, तो मोर और लेस काफी सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये आपका नेट क्या एग्जाम है। रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एक कोई एक एनेक्सर दिया होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। यानी कि आपका यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। जो स्टूडेंट हमारे अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो आपने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, एज लिमिट यहाँ पे है कि आपकी एज जो है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। समझ रहे हैं? अगर आप 21 साल से कम है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के रिगार्डिंग है कि आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आज आपने इस एग्जाम को दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो रहा है, या 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मन कहे उतनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं। प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन दिया गया है, सिलेबस आपको मैंने दिखा ही दिया है। रूल्स जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, एज लिमिट के बारे में हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया, फीस वगैरह यहाँ पे आपको बता दी गई है। राइट। रिजर्वेशन भारत सरकार के अनुसार लागू होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्लान फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपका टेस्ट का पैटर्न क्या होने वाला है। तो इस पेपर में क्या होता है, आपको 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। यानी कि ये बहुत ही, समझ सकते हैं ना, कि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है और काफी अच्छा खासा लेवल का पेपर होता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत हल्का पेपर होता है। ठीक है। मॉडरेट पेपर मैं कहूंगा। 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, आप फ्री होते हैं। ठीक है। और आपके पास समय केवल आपके पास 120 मिनट है, यानी 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से भी कम का समय दिया जाता है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर डिप, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं आती है। यहाँ पे आपके पास इतने मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 75 नंबर लाना है, यानी कि आपको 50% करना है। अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस से आते हैं, आपको इतने 45% नंबर करना है, यानी 67.5 नंबर होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 60 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही अगर आपका 75% आएगा, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 75 नंबर पे क्या होगा कि आपको आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अब आप यहाँ पे कोई मेरिट निकल के नहीं आएगी कि ये बच्चे ने टॉप किया है, इसकी फर्स्ट रैंक है, आपकी 54वीं रैंक है, कुछ नहीं। इसमें रैंक वैंक कुछ नहीं आता है। बस सीधा आपके रिजल्ट में लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सिंपल सी बात है। तो अपने कैटेगरी के अनुसार उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको इतने नंबर तो लाने ही लाने हैं। समझ रहे हैं? बाकी नंबर नंबर देकर काफी अच्छे से यहाँ पे देते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि 1/3 का मतलब, अगर आप इसको समझना चाहें तो 0.33, यही तो हुआ। 1/3 अगर मैं देखूं तो 0.33 का निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी खासी, यानी कि 0.25 से भी ज्यादा है। तो अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे तुक्का ही लगाते रहें अगर नहीं पता है। बट हाँ, फिर भी 2-4 क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं, 5-6 क्वेश्चन, तो आप इस पे टिक कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे वही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और स्टैंडर्ड क्या होने वाला है पेपर का, विल बी दैट ऑफ मास्टर डिग्री ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। मतलब कुल मिला के एक एमएससी लेवल का पेपर होगा, कह सकते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल पूछ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर्स एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या बायोटेक में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होना चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस। तो यहाँ पे एक लाइफ साइंस लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। मोर और लेस लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट इसमें फिट बैठ जाएंगे। और आपसे कह रहा है कि आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही रहस्य वाली बात बता रहा हूँ कि इससे आपको घबराना नहीं है कि आपका स्पेशलाइजेशन प्लांट बायोटेक में होना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा कि, मतलब सपोज अगर आप इसको, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका फॉर्म भरूं, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जांपल एमएससी में आपका क्या होता है, 6 महीने का डिजर्टेशन होता है। तो इन्होंने आपसे बस कहा है ना कि मतलब उसके रिगार्डिंग आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर आपने कोई आपका डिजर्टेशन अगर प्लांट ओरिएंटेड काम पे हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं है। आपके लिए पास वो सर्टिफिकेट होगा जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया होगा, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने यहाँ से वो सर्टिफिकेट आप अवेल कर लेंगे और लगा देंगे। ठीक है। बट बाय द वे, अगर स्टूडेंट्स वहां पे नहीं है आपके पास प्लांट ओरिएंटेड कोई काम का, सपोज दैट कल को आप पीएचडी में इनरोल होंगे, ठीक है,
तो जब आपके पास पीएचडी की डिग्री होगी तो मोर और लेस उस चीजों को कंसीडर कर लिया जाएगा। या आपके पास कल को कहीं आप जेआरएफ ज्वाइन करते हैं, कुछ भी आपका रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। तो अगर आपको लगता है कि इस कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं तो पर्टिकुलर इस लाइन की वजह से मत पीछे हटिएगा, ठीक है? क्योंकि कल को आपको सर्टिफिकेट कहीं पर ट्रेनिंग करेंगे या 6 महीने का कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में चले जाइएगा, तो वो चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे याद रखिएगा, हर जगह पे स्पेशलाइजेशन पूछा हुआ है कि आपका एग्रीकल्चर एंटो में होना चाहिए। बाकी आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं बोला है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसमें फिट बैठेंगे। बाकी बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट चाहें तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री में भी भर सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है विथ स्पेशलाइजेशन इन द प्लांट, समझ रहे हैं? तो इसमें भी मैं कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर बायोटेक में भी भर सकते हैं, प्लांट बायोकेमिस्ट्री में भर सकते हैं, जो जो आपके काम का है। बाकी आप अपने अनुसार डिसाइड करिएगा कि आपको किस में भरना है, ठीक है? इसके अलावा आप एनिमल बायोटेक में भी अप्लाई जा सकते हैं, मेरे हिसाब से एनिमल बायोकेमिस्ट्री को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो मोर और लेस ऐसी चीजें हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इस सब में आप फिट बैठते हैं, बट मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर बायोटेक और प्लांट बायोकेमिस्ट्री ज्यादा ठीक रहेगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हो। जो माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी देख लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। बाकी हाँ, अगर आप ये पर्टिकुलर इनका एक और आया हुआ है नोटिफिकेशंस, STOSMS कोच कोई एक पोस्ट है, उसके रिगार्डिंग भी काफी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी दी गई है। तो अगर आप उसके रिगार्डिंग भी अगर आप फिट बैठते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो खैर ये सब एक टेक्निकल पोजीशंस होती हैं, इसके रिगार्डिंग तो ना मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कोई आपको बहुत ब्रीफली नहीं बता सकता हूँ। बट ठीक है, अगर आप इसको नोटिफिकेशन पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि आप इसमें फिट बैठते हैं तो अच्छी चीज है। टेक्निकल ऑफिसर्स की जॉब काफी अच्छी होती है। तो आप पर्टिकुलर अगर आप सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी खासी पोस्ट है। जैसे आईसीआर न्यू दिल्ली में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में आपको मिल सकता है। मतलब आपका नेट इसमें होना चाहिए, इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अगर आपका नेट है तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को, मतलब इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पर भी उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। बाकी तो कुछ विशेष ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मोर और लेस हमने यहाँ पे सारी चीजों को कवर कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको देना है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें समझ लिया, हमने यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया कि कैसा एग्जाम आपका होने वाला है, क्या क्राइटेरिया होने वाला है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, 150 मिनट का पेपर होने वाला है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये किस तरीके से आईसीआर जेआरएफ से डिफरेंट है, इस बात को मैंने आपको बता दिया है। क्या आपको तैयारी करनी है, इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या महत्व है, उस बात को भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? अगर हम इस पहलू पर भी जाएं तो भी मैंने आपको मोरलेस यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बता दी, ये वेबसाइट आपको बता दिया, दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया, ऑफिशियल सिलेबस का बता दिया, ठीक है? ये मैंने आपको लेटर दिखा दिया है कि आपके सामने प्रत्यक्ष है कि यूजीसी सीएसआईआर के रिगार्डिंग ही इसको माना जाएगा, ठीक है? म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन। इसके अलावा ये नोटिस हो गया, इसके अलावा डिसिप्लिन हो गया, ये पर्टिकुलर सिलेबस हो गया, ये चीजें मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं पर अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर अगर आपको अच्छा लगा हो कि आज हमने कोई बहुत अच्छी चीज समझ ली, सीख ली और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा, तो इसके रिगार्डिंग फिर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जब ये फॉर्म अपलोड हो, इसके अलावा कोई भी इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जिससे आप अनभिज्ञ होते हैं, विथ प्रूफ आपको वो सारी चीजें दिखाई जाए, समझाई जाए, जो आपके लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सिद्ध हो, ठीक है? तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।